नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो है, आज एक इतिहास बना है। आज लोकसभा में महिला आरक्षण जो विधेयक है, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया था, आज वो लोकसभा में भारी बहुमत से, भारी बहुमत का मतलब है 454 वोट पड़े जो है इसके पक्ष में। इस वक्त की बड़ी खबर है कि लोकसभा से पारित हुआ नारी शक्ति वंदन अधिनियम। बहुत बड़ी कामयाबी भारत की महिलाओं को और साथ साथ मोदी सरकार के लिए भी एक बड़ी कामयाबी। लोकसभा विधानसभाओं में 33% आरक्षण इसके लिए महिलाओं के लिए होगा। संविधान का 128वां संशोधन विधेयक इसके लिए पारित हुआ। लोकसभा में मतदान के बाद यह विधेयक पारित हुआ और कल राज्यसभा में इसे पेश किया जाएगा। देश की महिलाओं के लिए आज का दिन बेहद खास, बेहद ऐतिहासिक। आज का दिन विधेयक के पक्ष में 454 वोट पड़े। हालांकि विपक्ष की तरफ से इफ एंड बट कई लगाए गए। कई लोगों ने अपने जो बात है उसमें अपने अपने सवाल उठाए, सरकार की आलोचना भी की, लेकिन कोई भी मोदी सरकार के इस विधेयक का विरोध करने का साहस नहीं कर पाया। और सिर्फ 2 वोट जो हैं इसके विरोध में पड़े। महज 2 वोटों ने विरोध किया, 2 सांसदों ने विरोध किया। इसके अलावा 454 वोट इसके पक्ष में पड़े। यह इस वक्त की बड़ी खबर है और यह आज की एक बड़ी खबर और बड़ा ऐतिहासिक दिन। और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर है और संसद में आज दिन भर इस पर, लोकसभा में आज दिन भर इस पर चर्चा हुई। तमाम सांसदों ने अपनी अपनी बात रखी। विपक्ष की तरफ से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कनिमोई और साथ साथ सुप्रिया सुले, डिंपल यादव और असदुद्दीन ओवैसी जैसे सांसदों ने इस पर अपनी अपनी बात रखी। लेकिन सरकार की तरफ से निशिकांत दुबे ने विपक्ष की तरफ से जो तमाम सवाल उठाए गए थे, एक एक करके उनका जवाब दिया। और उसके बाद स्मृति ईरानी मोर्चा संभाला और अंत में अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के तमाम आलोचनाओं को, विपक्ष के तमाम सवालों पर पलटवार किया और विपक्ष को आईना दिखाया कि कैसे विपक्ष लगातार इस पर राजनीति करता रहा है और मोदी सरकार की मंशा दरअसल क्या है। तो यह आज की एक बहुत बड़ी खबर है, भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है, भारत की आधी आबादी के लिए बहुत बड़ी खबर है। और इस वक्त सीधा चलते हैं विजय चौक पर, संसद भवन के बाहर हमारी सहयोगी कृतिका इस वक्त मौजूद है। कृतिका, आपको सबसे पहले और देश की तमाम महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वक्त आपको कैसा लग रहा है? इस वक्त जो है रात हो गई है, लेकिन आज एक कह सकते हैं कि एक नया सवेरा जो है वो दिख रहा है भारत की महिलाओं के लिए। राजनीति में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक नया सवेरा, नया सूर्योदय एक तरह से हो गया। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, शुक्रिया अशोक जी और शुभकामनाएं सभी देशवासियों को भी और देश की महिलाओं को भी, क्योंकि अब पूरे देश की महिलाएं जो हैं उन्हें 33% आरक्षण मिलने के बाद में अब पूरे देश से चुन चुन के जब महिलाएं यहां पर पहुंचेंगी तो वो दृश्य ही वाकई एकदम अलग होगा। और आज जो ये बिल आया है, उस जब बिल पारित हो गया है तो उसमें खास बात यह है, इतिहास इसने रच दिया है। नई संसद भवन और उसके बाद में पहला बिल, महिलाओं के पक्ष में बिल, और उसके बाद में महिलाओं के साथ साथ 454 वोट इसके पक्ष में पड़े। ये सबसे बड़ी बात है। यानी कि बेशक इस मामले पर, इस मुद्दे पर 8 घंटे के करीब बहस चली है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सांसद वहां पर मौजूद थे उन्होंने इसके पक्ष में मतदान किया। सिर्फ 2 मत जो है वो इसके विरोध में पड़े हैं। तो ऐसे में देश की महिलाएं जो है वो काफी खुश भी हैं इस बिल को लेकर के। अब इस बिल को कल राज्यसभा में भी चर्चा होगी इस बिल को लेकर के, और जहां तक है उम्मीद यही लगाई जा रही है कि वहां पर भी निर्विरोध इसे पास कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी ये बात है कि खुशी की लहर है इस वक्त देशवासियों में, देश की जो महिलाएं हैं। और बात करें अगर मोदी सरकार की, तो जब से मोदी सरकार 2014 से सत्ता में आई है तब से लगातार महिलाओं के पक्ष में ही बात मोदी सरकार करती हुई नजर आई। बहुत सारी योजनाएं हैं जो खास तौर पर महिलाओं के लिए लाई गई, फिर चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या फिर वो मैटरनिटी लीव देने की योजना हो, क्योंकि पहले 3 महीने मैटरनिटी लीव दी जाती थी, अब 6 महीने। जी कृतिका, मैं अभी पीछे नहीं देखूंगा क्योंकि मैं अभी भविष्य की बात करूं, अगर आज की बात करूं, वर्तमान की बात करूं,
इस वक्त आप विजय चौक पे खड़ी हैं और ये विजय चौक जो है ये कह सकते हैं कि राजनीति में इस वक्त भारतीय महिलाओं के लिए एक विजय पताका वहां से फहरती हुई दिख रही है। मैं अगर ये कहूं कि इस वक्त संसद के अंदर तमाम महिला सांसद तो बेहद खुश होंगी। जो तमाम संसद से जो खबरें आ रही हैं, आप भी वहां खड़ी हैं, जानकारी मिल रही होगी, जो तमाम महिला सांसद हैं, क्योंकि ये एक मुद्दा ऐसा था, बरसों तक हमने देखा, 27 साल से मुद्दा लटका हुआ था, लेकिन जो महिला सांसद हैं वो तमाम राजनीतिक जो लाइनें हैं, राजनीतिक लकीरें हैं, उनको तोड़ करके वो सब चाहती थी कि ये विधेयक, ये कानून बने। अब महिला सांसद तो बहुत खुश होंगी, लेकिन बाकी सांसदों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है, क्योंकि इस तरह के जो मोदी सरकार ने जो विधेयक पेश किया उसका कोई विरोध जो है चाह कर भी नहीं कर पा रहा था। बिल्कुल विरोध चाह करके भी और हो भी नहीं सकता है, क्योंकि अब जो बात है वो महिला शक्ति की हो रही है। और देखिए ये जो बिल है उसका नाम भी है ये नारी शक्ति वंदन, यानी कि नारी की शक्ति को वंदन हम कर रहे हैं। बेहद खूबसूरत नाम इस बिल को दिया गया। तो ऐसे में महिलाएं खुश हैं और साथ ही जो सांसद हैं वो भी खुश हैं, और कई पुरुष भी ऐसे हैं जो वो खुद चाहते हैं कि महिलाएं अब जो है आगे आने वाले समय में नजर आए। बेशक आज हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाएं हर फील्ड में आगे जा रही हैं, लेकिन अब आगे आने वाले समय में वो महिलाएं जो गांव से निकल कर आएंगी, सांसद बनेंगी और हमें इस नई संसद भवन में नजर आएंगी, वो दृश्य जो होगा बेहद खूबसूरत होगा। आज की अगर बात करें तो बेशक राष्ट्रपति जो है वो भी हमारी महिला आदिवासी हैं, जो कभी किसी ने नहीं सोचा था, और शायद उन्होंने भी नहीं सोचा था कि वो एक दिन देश की राष्ट्रपति बनेंगी। तो ऐसी ही कई सारी महिलाएं देश में आज ऐसी हैं जो इस विधेयक के पारित होने के बाद में ये खुश होंगी कि अब अगर हम राजनीति में कदम बढ़ाते हैं तो एक दिन वो होगा कि वो हमारे देश की संसद में विराजमान होंगी। बिल्कुल वो दिन आएगा और जरूर आएगा। संसद में महिलाओं की तादाद जो है पहले से ज्यादा दिखाई देगी। ये सब, लेकिन विपक्ष ने जो तमाम सवाल उठाए उन पर भी चर्चा जरूरी है, क्योंकि आज संसद में महिला आरक्षण पर खासा रण हुआ। तो शुक्रिया कृतिका आपका हमारे साथ विजय चौक से जुड़ने के लिए। और हमारी सहयोगी कृतिका खबर दे रही थी संसद भवन के बाहर से। वहां पर संसद के अंदर आज एक अलग ही तरह का नजारा, और कहते हैं ना कि भारतीय संस्कृति में गणेश जी की वंदना से सब कुछ शुरू होता है। गणेश और उसके बाद लक्ष्मी। कल गणेश चतुर्थी थी। गणेश चतुर्थी के अवसर पर नए संसद भवन में जो है वो कामकाज शुरू हुआ। तो गणेश जी की पहले पूजा हुई और आज लक्ष्मी जी, जैसे कहते हैं कि आज लक्ष्मी जी की पूजा, इस तरह से कह सकते हैं आज लक्ष्मी जी का मान जिस तरह से बढ़ा इस संसद में कि आज महिला जो आरक्षण विधेयक है वो पास हुआ। और दो टूक में आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि ये ऐतिहासिक दिन है, लेकिन विपक्ष की तरफ से आज कई तरह के सवाल उठाए गए, सरकार की तरफ से उन पर पलटवार किया गया। कुल मिलाकर संसद में वोट तो 454 पड़े, लेकिन विरोध के स्वर भी खूब सुनाई पड़े। कोई विरोध कर नहीं पा रहा था, क्योंकि मोदी सरकार ने जिस तरह से विधेयक पेश किया उसका अगर विरोध करते तो दरअसल देश की राजनीति में उसका बहुत गलत संकेत जाता। लेकिन विरोध चाह कर भी नहीं कर पाए, लेकिन अपने अपने सवाल उठा दिए, सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए, जिसका सरकार की तरफ से खूब पलटकर जमकर विरोध भी किया गया और जवाब भी दिया गया। जरा आज जो कुछ संसद में हुआ जरा उस पर नजर डाल लेते हैं। आज कैसे पक्ष विपक्ष एक दूसरे के सामने थे, जरा उसको देख लेते हैं और उसके बाद आज की डिबेट, आज की चर्चा को शुरू करेंगे। यह देखिए आज संसद का दिन भर का नजारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की जाए। आज की सरकार जब ये अधिनियम लागू होगा तब के बाद 15 वर्षों तक महिलाओं को रिजर्वेशन गारंटी करती है, मोदी की गारंटी है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव आप पढ़ें तो उनका प्रस्ताव ये था 2B और 3B में कि no seat shall be reserved for women in SC/STs in the 3rd general election, no seat shall be reserved for women in the 3rd general election.
कांग्रेस का प्रस्ताव था कि 10 साल औरतें मेहनत करें, लेकिन 15वें साल में आपका अधिकार आपसे छीना जाएगा। आज मैं अभिनंदन करती हूं प्रधानमंत्री जी का, हमारे न्याय मंत्री का, जिन्होंने कांग्रेस की इस अभिलाषा को निराश किया। पिछड़ा वर्ग महिला तथा अल्पसंख्यक महिला को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, इसमें उनको आरक्षण दिया जाए। लोकसभा और विधानसभा में तो यह बिल लागू होगा, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि राज्यसभा और विधान परिषद में भी लागू होगा कि नहीं लागू होगा। आने वाले चुनाव में यह लागू हो पाएगा कि नहीं लागू हो पाएगा। और जो विधानसभा के भी चुनाव होने जा रहे हैं, जो 5 राज्यों में होने जा रहे हैं, उसमें यह लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा यह महिला विधेयक बिल। इसी के साथ साथ सवाल यह भी है कि परिसीमन कब होगा, और परिसीमन के आधार पर ही आरक्षण महिलाओं को मिला जाएगा। तो साधना से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है, और असली साधना तभी होगी जब हम महिलाओं को उनका पूर्ण आरक्षण देंगे, जब हम ओबीसी महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे, जब हम SC ST महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे, और जब हम अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, सम्मिलित करेंगे। हमने विधायी कार्य की शुरुआत करते हुए नारी शक्ति को सही मायनों में नमन करने का काम किया है। 128वां संविधान संशोधन विधेयक जो महिला आरक्षण विधेयक सरकार लेकर आई है, इसकी मैं तहे दिल से सराहना करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। जब मैं अपने कांग्रेस के साथियों को सुन रही थी इस विषय को उठाते हुए, तो मेरे मन में एक स्वाभाविक जिज्ञासा जागी कि 2008 में आप राज्यसभा के अंदर इस बिल को लेकर आए थे और 2010 में आपने इसको पारित कराया था। आज आप कांग्रेस पार्टी के तरफ से ये विषय ओबीसी कोटा का जो उठाया जा रहा है, मेरे मन में जिज्ञासा है कि उस समय जब राज्यसभा में लाके बिल पास कराया था, तब क्या पिछड़े समाज की महिलाओं को कोटा दिया जाए, ये विषय आपके संज्ञान में आपकी पार्टी की प्रायोरिटी था या नहीं था? और अगर उस वक्त आपकी पार्टी की प्रायोरिटी नहीं था, तो आज जब मोदी जी की सरकार ये बिल लाई है और ये बिल पास होगा, क्योंकि संख्या बल इस किस्म का है, तो क्या ये नया नया ख्याल अभी अभी आया है? Shromi Akali Dal is the first party in the country in 2012. We made the first finance minister. Yes, please conclude. इतने बड़े होके बाद में लेके आए, उससे पहले तो हम लेके आए हैं. So, being a woman, I definitely support this bill, but I will end by saying कि महिला आरक्षण बिल तुरंत लागू करो. No, you can't show the placards. आपने जब नहीं किया, जब तक आज तक जो है भारत के संविधान में यह कहा गया कि राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, विधान परिषद में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, और जब माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी इस बिल को लाती है तो आप कहते हैं राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं है, विधान परिषद में रिजर्वेशन नहीं है। आप पंचायत में कहिए कि कोई ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं होगा, चाहे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कोई ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं होगा। और आर्टिकल 82 है सर, जो एडजस्टमेंट ऑफ ईच सेंसस की बात कर रही है, और सीट बढ़ाने की बात सब पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को। इसमें कहा गया है कि 2026 तक सभी चीजों को हमने फ्रीज कर दिया है। आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करना चाहते हैं, आप उसके ऊपर जो है कहते हैं कि 2024 से लागू कर दीजिए, तुरंत सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में तुरंत स्टक डाउन हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दें? और जिस तरह से आप केवल राजनीति के माध्यम से इस महिला रिजर्वेशन को लॉलीपॉप बनाते रहे, घुमाते रहे, वही भारतीय जनता पार्टी करे। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो कहते हैं कि जिसकी मैं शुरुआत करता हूं उसका अंत भी करता हूं। 33% महिलाओं के आरक्षण के अंतर्गत SC ST को जो आरक्षण दिया जाए, तो उसे वर्तमान में लागू आरक्षण के अतिरिक्त दिया जाए। विपक्ष के समय भी अभी राहुल गांधी जी बोल के गए, ये बिल पास कराने का समय था, लेकिन ये क्यों नहीं लाए? जो मुझे कई बार एक कोटेशन याद आता है, क्योंकि उनके पास ना तो नीति थी, ना नियत थी, और ना नेतृत्व था। आज हमारे पास नीति भी है, नियत भी है, और आदरणीय मोदी जी जैसा नेतृत्व भी है। And this bill is what? This is a woman deception bill. This is a check bounce bill. This is an anti-OBC and Muslim women bill. This is a distraction bill. This is not an inclusive bill. This is an exclusive bill. And may I conclude by saying, sir,
by saying that the minorities, the Jain community, no woman MP has entered from Jain community. Can Amit Shah stand up and say, why is there a no Jain MP? Can Gujarat people stand up and say, from 1984 not a single Muslim MP has got elected from Gujarat? And in conclusion, I would say, I would blame Sardar Patel and Nehru for deceiving the minorities in the Constituent Assembly. Had they been honest, the Muslim representation would have been higher over here. That is why I oppose this bill. Thank you. फिर यह आरोप लगाया गया कि आप ओबीसी और मुस्लिम रिजर्वेशन क्यों नहीं देते। मुझसे ज़्यादा अनुभवी लोग जो वर्तमान में बिना माइक के और पीठ की परमिशन के दांत चबा चबा कर बोल रहे हैं, उनको शायद इस बात का आभास नहीं कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण वर्जित है। ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने ये सवाल पूछा, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। चुनावी भाषण करना बहुत ठीक है, कोई एनजीओ बनाकर दे देता है, चिट यहाँ आकर पड़ जाना ठीक है। भैया मन से पिछड़ा वर्ग का कल्याण करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार संसद के अंदर नेता चुने गए, संसद के अंदर नेता चुने गए और कहा गया उनको भाषण करने के लिए, लिखा हुआ भाषण एक साइड पे रह गया। उन्होंने कहा 2014 में मेरी सरकार दलितों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, महिलाओं की सरकार है। कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण, माननीय अध्यक्ष जी, एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है। कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण का नारा ये चुनाव जीतने का एक हथियार हो सकता है, परंतु मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं है। फिर से सुनिए, मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं, मान्यता का सवाल है, मान्यता का सवाल। आंकड़े अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूं, सुनने के लिए आप बैठे नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29%, 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। कंपैरिजन करना है तो आ जाइए। और मंत्री, मान्यवर मंत्री भी 29 ओबीसी कैटेगरी के। बीजेपी के ओबीसी एमएलए 1358 में से 365 है, 27% है। ये सभी ओबीसी का राग आलापने वालों से ज्यादा है। बीजेपी के ओबीसी एमएलसी 163 में से 65 है, 65 है, 40% है। ये 33% की बात करते हैं। मन से पिछड़ा वर्ग का कल्याण करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपकी पार्टियों ने कभी ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी प्रधानमंत्री बनाया। तो ये दिन भर की गहमा गहमी रही। संसद में खासा जो है जोरदार बहस हुई। हालांकि वोट जब पड़े तो 454 पक्ष में, 2 विरोध में, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष ने सरकार पर हमले जोरदार किए। लोकतंत्र में अच्छा है, डेमोक्रेसी में अच्छा है कि विपक्ष जो है सरकार से सवाल करे, सरकार की आलोचना करे, सरकार को घेरे, लेकिन इस पूरे गणित को समझना जरूरी है। 27 साल पहले जो नहीं हुआ वो आज हो पाया। इस गणित को समझिए। दरअसल आज के कुछ साल पहले, 13 साल पहले,
अगर कांग्रेस ने आज ये कहा कि वो ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए अलग से आरक्षण यानी कोटा विद इन कोटा चाहती है, तो सवाल जो अभी अनुप्रिया पटेल ने भी उठाया, अगर कांग्रेस की मंशा कोटा विद इन कोटा करने की थी तो फिर जब 2010 में कांग्रेस के सहयोगियों ने कोटा विद इन कोटा का विरोध करते हुए इस बिल का विरोध किया था, महिला आरक्षण का विरोध किया था, तब कांग्रेस ने आखिर क्यों इस मुद्दे पर जो है किनारा कर लिया? कांग्रेस अगर कोटा विद इन कोटा का समर्थन कर रही थी जो वो आज कर रही है, तो उसका समर्थन वो 13 साल पहले कर देती तो शायद महिलाओं को 13 साल पहले आरक्षण मिल जाता। लेकिन जिस कोटा विद इन कोटा के कारण कांग्रेस ने उस वक्त महिला आरक्षण बिल को पारित नहीं कराया, आज वो उसके समर्थन में नजर आ रही है। तो दरअसल पूरा गणित समझिए। दरअसल गणित यह है कि 2014 में नरेंद्र मोदी को भारत की 29% महिलाओं का वोट मिला था, 29%, और 2019 में यह वोट फीसदी बढ़कर 36% हो गया। तो दरअसल नरेंद्र मोदी की जो जीत है, लगातार जो चुनावी जीत हो रही है, उसमें महिला वोटरों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण का अपना वादा पूरा किया। लेकिन 2024 से पहले महिला आरक्षण के मुद्दे पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी महिलाओं के विरोध में नहीं दिखना चाहती, इसलिए सबने वोट तो कर दिया, लेकिन बीजेपी का विरोध भी करना है, वो विरोध भी जारी रहा। और ओबीसी और साथ साथ दलित और माइनॉरिटी महिलाओं की आरक्षण का एक अलग सा मसला उठा दिया। इन सब पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज की डिबेट में 5 मेहमान मेरे साथ आज की डिबेट में जुड़ेंगे। आइए पांचों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ अनिला सिंह जी जुड़ गई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है अनिला सिंह जी। मेरे साथ डॉक्टर रत्ना पांडे जुड़ी हैं, राजनीतिक विश्लेषक है रत्ना पांडे। मेरे साथ आर बाग जी जुड़े हैं, बीएसपी के नेता हैं। मेरे साथ अंबर जैदी जुड़ी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और मेरे साथ शशांक शेखर झा जुड़े हैं, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आप पांचों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। और खास करके मेरे पैनल में आज जो 3 महिलाएं हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ये विधेयक जो है लोकसभा में पारित हुआ। मैंने कल भी अपने पैनल में 100% गेस्ट जो हैं मेरी महिलाएं जो हैं महिलाएं थी, यानी कल 100% आरक्षण था। आज भी लगभग 50% से ज़्यादा आरक्षण जो है मेरे पैनल में आज भी महिलाओं का है। तो हम तो महिलाओं आरक्षण के बिल्कुल हितैषी हैं। लेकिन सबसे पहले अनिला सिंह जी, आपकी सरकार ने जो वादा किया था, जो आपका बीजेपी का एक चुनावी वायदा था, वो तो आपने पूरा किया। लेकिन अभी सवाल उठ रहे हैं आप लोगों की मंशा पर, बार बार यही उठ रहे हैं। सोनिया जी ने कहा, राहुल गांधी ने कहा, पूरे विपक्ष ने कहा कि भाई देना है तो 2024 से दीजिए ना, आपने 2029 तक लटका दिया। क्या 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 वजह है? मेरी सबको राम राम, और जो मेरे को पैनलिस्ट हैं उनको और आपके चैनल के माध्यम से इस राष्ट्र की सभी महिलाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। आधी जंग हम जीत गए हैं और बाकी भी हम जीत जाएंगे, और मुझे लगता है विजयी जो पताका है वो फहरेगा, और महिलाएं जो हैं उनका उचित रिप्रेजेंटेशन जो है वो पार्लियामेंट और असेंबलीज में हमको कुछ सालों में दिखाई देगा, क्योंकि सालों से लटका हुआ था और अब भी लटकाने का पूरा प्रयास किया विपक्ष ने। पर वही कहते हैं ना, मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो यहाँ पे जो मंजूर मोदी था वो पूरा होके हम लोगों ने देख लिया, क्योंकि मोदी जी ने कहा ईश्वर की यही इच्छा है कि ये शुभ कार्य उनके द्वारा हो, तो वो होता हुआ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और जहां तक बात विपक्षी दल की है, अशोक जी आप मुझे बता दीजिए इन लोगों ने महिलाओं के लिए किया क्या? ये जो पिछड़ों की राजनीति करते हैं, जो दलितों की राजनीति करते हैं, अपने राजनीतिक दल बनाए हुए हैं, इस नाम से राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। और इनके राजनीतिक दल में आप देखिए इनके परिवार को छोड़कर कितनी दलित महिलाओं को, कितनी आदिवासी महिलाओं को, कितनी पिछड़ी महिलाओं को इन्होंने नेता के रूप में आगे बढ़ाया है। नीलबट्टे सन्नाटा, समाजवादी पार्टी 2022, ठीक है, तकरीबन 13 या 14 विधायिका इनकी पार्टी से चुनकर आई है। सब करोड़पति हैं, कोई आम महिला नहीं है। पर बात ऐसी करेंगे कि भैया इनसे बड़ा कोई हिमायती नहीं है पिछड़ों का, वोट चाहिए ना। मैं तो खुद ही चुनौती देती हूँ कि जो लोग बात करते हैं SC, ST, OBC, चलिए मैं बात करती हूँ, बताइए आप लोगों ने इन महिलाओं के लिए क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया उसका उत्तर मैं देने के लिए बैठी हुई हूँ यहाँ पर।
नहीं, लेकिन मैं इसको तकनीकी रूप से भी समझूंगा। जो बात आज निशिकांत दुबे ने और गृह मंत्री अमित शाह ने रखी, मैं उसको तकनीकी रूप से भी समझूंगा। और जो है शशांक जी मेरे साथ हैं। लेकिन आपको लगता है कि ये वादा पूरा कर दिया, या फिर जो है जिस तरह से विपक्ष ने विरोध किया, मैं फिर कह रहा हूं, विपक्ष कह रहा है कि 24 में क्यों नहीं? वो एक्सप्लेन किया ना, ऑनरेबल मिनिस्टर ने भी एक्सप्लेन किया कि वो चैलेंज हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी यूपीए अलायंस ने या कांग्रेस पार्टी में ही जाट आरक्षण दिया था, आपको याद होगा। जी जी जी, है ना। और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, खत्म हो गया। जाट आज तक परेशान है, मांग रहे आरक्षण दे दो। तो जुमला ये लोग करते हैं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जुमला नहीं करती है, जो करेंगे बिल्कुल पुख्ता तरीके से करेंगे। और यहाँ तो बात महिलाओं की हो रही है ना। ओके, ठीक ठीक। डॉक्टर रत्ना पांडे, आप खुश हैं एक महिला राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते? और दूसरी बात, विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, और उसका निशिकांत दुबे जी ने कहा कि भाई ये जो है 2026 तक सब चीजें फ्रीज हैं, अगर उससे पहले करने के लिए किया गया तो फिर एक जुमला बन जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई कोर्ट में चला जाएगा, उसको जो है रोक दिया जाएगा। यही बात अनिला सिंह जी भी कह रही है। कैसे देखती हैं इस डिबेट को आप? जी, मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक महिला होने के नाते अत्यधिक प्रसन्न हूँ, व्यक्तिगत रूप से भी, और आधी आबादी का कहीं ना कहीं मैं रिप्रेजेंटेशन करती हूँ इस रूप में भी। महिलाओं को एम्पावरमेंट के साथ पॉलिसी डिसीजन और जितने भी बाकी डेवलपमेंटल रोल्स हैं उनमें आगे आने का एक मौका मिला है। जरूर सी बात है, और इसके लिए मैं चाहूंगी सबसे पहले कि पुरुषों को खुले मन से इस बिल का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि महिला के विकास में जब भी कोई आड़े आया है तो वो सिर्फ और सिर्फ पुरुष वर्ग है। अगर हम पंचायत में देखते हैं तो महिला प्रधान तो बन गई, लेकिन शासन आज भी प्रधानपति कर रहे हैं। तो इस चीज को मिटाने के लिए मैं अपने सभी पुरुष वर्ग से ये चाहूंगी कि आप लोग खुलकर हमें रास्ता दीजिए। हम सशक्त हैं, और अब तो संवैधानिक रूप से भी हमें ये अधिकार है कि हम आगे आकर अपने देश की नीति में और निर्णायक भूमिका निभाएं। तो इसका स्वागत पुरुषों को महिलाओं से ज्यादा करना चाहिए और पार्टिसिपेटरी रोल में आना चाहिए। अब मैं ये कहूंगी कि जो बात कही जा रही है कि डिलिमिटेशन के बाद क्यों हमें 29 तक इंतजार करना पड़ेगा, अगर ये बात की तो अभी 24 के पहले लाने की इतनी तत्परता क्या थी? विशेष सदन बुलाकर इस बात को रखा जाना, ये कहीं ना कहीं ये तो दिखा रहा है कि कुछ तालमेल में अंतर है। लेकिन हाँ, ये बात भी अपनी जगह सही है जो लॉजिक दिया जा रहा है कि डिलिमिटेशन अगर 24 होल्ड किया गया है तो इट कैन बी रेज्ड एज अ क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट में कि रुक सकता है, तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकती हूँ कि अब हम आश्वस्त हैं, हमें हमारा अधिकार मिल चुका है, क्रियान्वयन की प्रतीक्षा है। ओके, यानी थोड़ा देर लग सकती है, लेकिन कल अगर राज्यसभा में पारित हो जाता है तो इतना तय है कि भाई आप महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, सीटें बढ़ेंगी। और उसके बाद बहुत संभव है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो 24 के चुनावों में इस बात को भुनाने के लिए बहुत संभव है कि राजनीतिक पार्टियां अपनी महिला कार्यकर्ताओं को ज्यादा टिकट दे। ये भी बहुत संभव है। लेकिन भी गया है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी यूपी में इलेक्शन हुआ था तो कांग्रेस पार्टी ने ऑलरेडी ऐसा किया था। एक टेस्ट या इम्प्लीमेंटेशन उनकी तरफ से कहिए, एक प्रयोग ही रहा हो, जो भी परिणाम थे वो एक अलग विषय है, किंतु एक उन्होंने वुमेन लेड इलेक्शन को लाने का स्वरूप तो दिया था। तो मैं चाहती हूँ और मैं जानती हूँ, ये सब हम सब लोग समझ रहे हैं कि 24 में सभी दल इस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे कि महिला भागीदारी के बगैर ट्रांसपेरेंसी और वुमेन लेड डेवलपमेंट, जो कि G20 में भी कहा गया, जो SDG का भी एक मूलभूत उद्देश्य है, हम सब जानते हैं दुनिया बढ़ रही है वुमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ। नहीं, ठीक कह रहे हैं वुमेन लेड, लेकिन आपने जो यूपी का उदाहरण दिया उसमें एक समस्या जरूर है, क्योंकि यूपी में कांग्रेस ने ऐसा किया,
यूपी में कांग्रेस को पता था बहुत ज्यादा सीटें नहीं जीतेंगे और इसीलिए उन्होंने महिलाओं को बहुत टिकट दिया। अगर यही चीज कर्नाटक में, जहां पर उनकी सरकार बनने की लड़ाई थी, या फिर हिमाचल में कांग्रेस करती तो ज्यादा बेहतर होता। बहरहाल मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन एक तथ्य ठीक है, लेकिन एक तथ्य मैं सिर्फ रखना चाहता हूं जो अभी अनिला जी ने कहा, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, समाजवादी पार्टी और आरजेडी जैसे राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो कहती हैं ओबीसी महिलाओं को हक दो, घर में चूल्हा जलाने वाली महिलाओं को आगे आने दो, चारा खिलाने वाली महिला को आगे आने दो, और इनको रोकने के लिए जो है ये महिला आरक्षण में ओबीसी का कोटा नहीं है। लेकिन अनिला जी ने बिल्कुल ठीक कहा, समाजवादी पार्टी को जब मौका मिलता है लोकसभा में भेजने के लिए महिला को, तो उनको कौन मिलता है? उनको डिंपल यादव मिलती हैं, जो अखिलेश यादव जी की पत्नी है। उनको कोई गरीब महिला उनको नहीं मिलती, उनको डिंपल यादव। इसी तरह से आरजेडी एक मिनट रत्ना जी एक मिनट। इसी तरह से आरजेडी, जब आरजेडी को जब महिलाओं की तलाश होती है, आरजेडी को जब राज्यसभा में किसी महिला को भेजना पड़ता है, तो वो कौन देखते हैं? लालू यादव की पार्टी, तेजस्वी यादव की पार्टी, वो भेजती है किसको? मीसा भारती को, जो तेजस्वी यादव की बहन है और लालू यादव की जो है बेटी है। तो सवाल ये उठता है आपकी मंशा दरअसल क्या है। लेकिन जल्दी से आर बाग जी, आपका एक रिएक्शन, फिर मैं ब्रेक लेके बाकी सब मेहमानों के पास आऊंगा। आर बाग जी, आप कैसे देखते हैं? बहन जी ने तो कहा कि भाई हमें तो 50% चाहिए। जी बिल्कुल, ये जो सपना था ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, पेरियार रामस्वामी नायकर से लेकर आगे चलकर जो बाबा साहब का जो सपना था, भारतीय संविधान में जो अधिकार दिया, आर्टिकल 14 का एक रियलाइजेशन हो रहा है, गणतंत्र मजबूत हो रहा है। पूरे नारी मातृशक्ति को मैं वंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। और साथ साथ जो आधी आबादी है, आधा भारत है, उनको सबको मिलना चाहिए। और हमारा पार्टी का भी पहले से भी मांग था, चाहे आप SC ST OBC को अलग से उसमें दो ना दो, फिर भी हमारा सपोर्ट यहाँ पे रहेगा। बहन जी ने खुले दिल से, खुले मन से इसका स्वागत किया है। और खास करके जो 2029 का जिसके विषय ऊपर चर्चा हो चुकी है, कहीं ना कहीं इतना देरी क्यों? भारत आजाद हुई अभी 70 साल हमें हो गए हैं, फिर अभी 2029 तक हमारे माता और बहनें अगर इंतजार करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो ऑब्स्टेकल है, जो इम्पेडियम है, उसको भी इसके ऊपर एक हाई लेवल कमिटी बना के उसके ऊपर भी कैसे इसको एड्रेस किया जाए, रिड्रेस किया जाए, उसके ऊपर विचार विमर्श करना चाहिए। ओके, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आऊंगा, क्योंकि ओवैसी साहब ने आज कहा मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण चाहिए और इसीलिए उन्होंने विरोध किया खुलकर। तो अंबर जैदी से पूछूंगा कि मुस्लिम महिलाओं के लिए ओवैसी जी की चिंता जो है कितनी जो है उनके दिल से जो है निकली हुई चिंता है। और इसके कानूनी पहलुओं पर मैं शशांक शेखर झा जी से भी बात करूंगा, क्योंकि बार बार ये होता है कि भाई जो संविधान संशोधन विधेयक हुआ, ये पूरा परिसीमन और जनगणना के बाद ये लागू होगा। क्या उससे पहले अगर सरकार नहीं कर पाई है तो उसके क्या दरअसल कानूनी पक्ष है, उनको भी समझेंगे इस ब्रेक के बाद। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। India is on the moon. We have our national pride placed on the moon. ये आज का भारत है, निर्भीक भारत, जुझारू भारत।
प्रधानमंत्री जी का संकल्प है देश में साइंस और टेक्नोलॉजी की सदी बनाने का। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचकर आइए वैज्ञानिक सामर्थ्य के इस शंखनाद को चंद्रयान महाक्विज में हिस्सा लेकर सेलिब्रेट करते हैं। मैं देश भर के स्टूडेंट से आग्रह करूंगा कि आप सभी बड़ी संख्या में इससे जुड़े। mygov.in पर जाएं, चंद्रयान 3 से जुड़े 10 सवालों के जवाब दें और 1 लाख तक के पुरस्कार जीते। चंद्रयान महाक्विज, खेले, जीते, गर्व करें। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसान, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर श्री अन्न यानी मिलेट्स को एक नई पहचान मिली है और जन जन इसे अपना रहा है और जन भागीदारी की मुहिम चल पड़ी है। इस पहल से वैश्विक मंच पर कम पानी की खपत वाली सघन एवं पोषक फसलों को बढ़ावा मिलेगा। मिलेट्स जलवायु अनुकूल हैं और आसानी से उगाए जा सकते हैं, जिससे किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के जरिए श्री अन्न की खपत में वृद्धि होगी, पोषण सुरक्षा मिलेगी और मिलेट्स के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक नई पहचान सुनिश्चित होगी। प्रोटीन, विटामिन, खनिजों से भरपूर मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए भी सर्वश्रेष्ठ हैं। आइए भोजन में श्री अन्न को अपनाएं, जीवन को स्वस्थ और समृद्ध बनाएं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दो टूक आप देख रहे हैं और दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं। दरअसल महिला आरक्षण को लेकर के जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम था, आज लोकसभा से पारित हो गया, लोकसभा से हुआ पास, बना इतिहास। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आज एक इतिहास बन गया। 27 साल बाद महिला आरक्षण का सपना सच होता दिख रहा है। कल राज्यसभा में इस पर चर्चा होगी और उम्मीद है कि राज्यसभा में भी इसको जो है वो पारित हो जाएगा और उसके बाद महिला आरक्षण का जो सपना है वो सच हो जाएगा। लेकिन बड़ी सवाल यह है कि दरअसल कब से महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि 2029 क्यों, 2024 से क्यों नहीं। इन सब पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ 5 मेहमान जुड़े हैं। अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं बीजेपी से, डॉक्टर रत्ना पांडे राजनीतिक विश्लेषक हैं, आर बाग जो हैं बीएसपी के नेता हैं, अंबर जैदी हैं मेरे साथ जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, शशांक शेखर झा वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। अंबर जैदी जी, आज जो है ओवैसी जी को मुस्लिम महिलाओं की काफ़ी चिंता में वो दिखे। उन्होंने कहा भाई मुस्लिम महिलाओं को जो है उनको आरक्षण नहीं दिया जा रहा, उसको लेकर वो काफ़ी परेशान दिखे, चिंतित दिखे। वो जेन्युइनली महिला चाहते हैं मुस्लिम महिलाएं आगे आएँ। क्या आपको लगता है कि इसमें आरक्षण उनके लिए ज़रूरी था, ओबीसी मुस्लिम महिलाओं का? सबसे पहली बात तो यही है कि मैं तो सबसे पहले इस बात से शुरुआत करना चाहती हूँ कि हमारे देश के इतिहास में ये एक ऐतिहासिक दिन है कि जिस तरह से सबसे पहले तो जो कानून मंत्री हैं अर्जुन मेघवाल साहब, उन्होंने दुर्गा सप्तशती के साथ जो इस बिल को प्रेजेंट किया, ऐतिहासिक दिन रहा और अब ये लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में उम्मीद करते हैं कि कल तक पारित हो जाएगा, कानून का रूप ले लेगा। तो ये पूरे इतिहास में अगर हम लिंग भेद की बात करते हैं तो उसकी उस दिशा में उसको दूर करने के लिए एक बड़ा कदम है। और अगर ओवैसी की बात करें, हालांकि 454 वोट इसके पक्ष में और 2 विपक्ष में, जिसमें ओवैसी और उनके एक सांसद हैं। और ये अपनी एक बड़ी अलग सी बात और बड़ी अहम बात है कि जब हम ट्रिपल तलाक की बात करते थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, तो ये लोग मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के पक्ष में नजर नहीं आते और ये बात ये भी करते हैं कि भाई महिला जो है, मुस्लिम महिला एक हिजाबी प्राइम मिनिस्टर भी होनी चाहिए। लेकिन इनकी पार्टी में कितने पदों पर महिलाओं को इन्होंने रखा हुआ है, कितनी महिलाओं को ये टिकट देते हैं। तो ये सारी बातें जो है सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि मोदी विरोध और बीजेपी विरोध में इस तरह की बातें करें, क्योंकि इनके पास कोई आधार नहीं है। ये अपनी पार्टी में महिलाओं को पद नहीं देते, टिकट नहीं देते, तो ये आरक्षण की बात किस लिए कर रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ विरोध दर्ज कराने के लिए है। लेकिन इंडिया अलायंस की भी बात करते हैं कि हालांकि ये इस तरह का मुद्दा है कि उस पर कोई कड़ा विरोध दर्ज करा सकता नहीं। हालांकि राहुल गांधी ने ओबीसी की बात की, समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, उन्होंने भी ओबीसी की बात की। तो अपना ये ओबीसी एससी एसटी का जो सारा एंगल निकाल रहे हैं। हालांकि जितने भी सांसद जाते हैं 3 कैटेगरी में, जिस तरह से अमित शाह जी ने संसद में जो उनका वक्तव्य था उसमें सारी जितने भी विरोध के पॉइंट थे उन सबको उन्होंने पूरी तरह से एड्रेस किया। तो जितने भी मुझे लगता है कंफ्यूजन थे और जिसके आधार पर
जनता को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही थी, उन सबको दूर करने की उन्होंने भरसक अपनी कोशिश की है। लेकिन ओवैसी जी की बात करते तो मुझे लगता है कि सिर्फ वो खिसिया रहे हैं और उनके पास विरोध करने के लिए कोई ऐसा बिंदु नहीं था, इसलिए वो महिलाओं को जाति और धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही ओवैसी हैं जो हमेशा ही कहते नजर आते थे कि बेटियां तो सबकी अपनी होती हैं, साझी होती हैं, तो आज वो बेटियों को क्यों जाति और धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही अफसोस की बात है कि हम महिलाओं में भी इस तरह का जो भेद है वो कर रहे हैं। और हम महिलाओं के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो महिलाएं नीति और जो निर्देश है उसमें नेतृत्व करती नजर आई, इस दिशा में एक बड़ा अहम कदम है। और हालांकि सशक्तिकरण की बात की जाती है, महिलाएं सशक्त होती हैं, लेकिन वो मौके उनको फराहम कराना भी सरकार की जिम्मेदारी होती है और सरकार ने ये एक बड़ा अहम कदम उठाया है महिला सशक्तिकरण की दिशा में। जो आप कह रही है ना, दरअसल ओवैसी जी के जब आपने बच्चियों की बात की तो जब लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर के जब सवाल उठा था, चर्चा उठी थी आप तो कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। हाँ, तब वो चाहते थे कि 14-15 साल की 12 साल की बच्चियों की शादी हो जाए, उसके पक्ष में खड़े रहते हैं। आज वो कह रहे हैं कि आरक्षण जो है मुस्लिम महिलाओं को, तो सही अंबर आप कह रही हैं कि जितने भी उनके वो हैं उनके स्पोक्स पर्सन ये कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जिन महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनको क्यों नहीं करे, चाहे वो ओबीसी है, मुस्लिम महिलाओं को शामिल किया जाए। आप कब से मुस्लिम महिलाओं के डिस्क्रिमिनेशन की फिक्र करने लगे? आपने तो डिस्क्रिमिनेशन किया है मुस्लिम महिलाओं के साथ, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर। आप इनफैक्ट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आपको वो याद होगा एफिडेविट जिसमें उन्होंने कहा था कि औरतों की गवाही आधी होती है, औरतें नाक़िस अक्ल होती हैं। तो जो एफिडेविट में इस तरह की बात रख सकता है तो किस तरह से साबित करेगा कि मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए या वो इस लायक होती हैं कि वो संसद में जाकर इस तरह का नेतृत्व करें? तो वो लोग जो खुद महिला विरोधी मानसिकता रखते हैं, आज वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता विरोध के लिए, मोदी विरोध के लिए इस तरह की बातें करते हैं, तो मुझे लगता है वो अपने ही बयानों को खुद कॉन्ट्रडिक्ट करते नजर आ रहे हैं। शशांक जी, सवाल है कानूनी रूप से भी जो है, जो स्मृति ईरानी ने कहा कि भाई धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, तो आपको लगता है ये राजनीतिक जुमले दरअसल जो है विपक्षी खेमे की तरफ से एक श्रेय लूटने की होड़ थी, दूसरी तरफ जो है ये कि भाई किस तरह से हम भी इस महिला वोटों की जो है लड़ाई में शामिल हैं, इसलिए उन्होंने मुस्लिम महिलाओं का मुद्दा उठा दिया और बाकी पार्टियों ने ओबीसी का मुद्दा उठा दिया। नमस्ते अशोक जी और बाकी सभी पैनलिस्ट को। अशोक जी, बिल्कुल देखिए, एक बात स्पष्ट है कि सिर्फ धर्म के आधार पर या मजहब के आधार पर इस देश में आरक्षण किसी भी आधार का नहीं मिल सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्णय है और इसे आम भाषा में सारी राजनीतिक पार्टियां या सारी गवर्नमेंट्स ने माना है, तो उसके ऊपर कोई संशय नहीं है। उसके बाद भी कुछ लोगों ने कुछ जगह पर देने की कोशिश की है और अलग अलग समय में सुप्रीम कोर्ट ने उसे रोक दिया है। तो अगर सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए आरक्षण की बात हो रही है तो ये मुझे नहीं लगता कि लॉजिकल पॉइंट है। जहां तक दूसरी पार्टियां श्रेय लेने की बात है, तो देखिए, एक कांग्रेस ने जब ये बिल लाया था राज्यसभा में 2010 में, राज्यसभा में अगर कोई बिल पास हो जाता है तो फिर वो रहता है हमेशा के लिए, क्योंकि राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। 4 साल उनके पास और था, 4 साल में उन्होंने कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं किया उस बिल को लोकसभा में। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके जो घटक दल थे, समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो, उन्होंने उसका खुल के विरोध किया था और कहा था कि अगर ये पास हो जाएगा तो हम शायद अंदर की बात होगी कि सरकार गिरा देंगे। उन्होंने अंदर की बात नहीं, खुलकर कहा था कि हम सरकार गिरा देंगे और लालू जी ने तो यहां तक कहा था कि मेरी लाश पर बनेगा ये। बिल्कुल, तो उनका खुला विरोध था। लेकिन क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है और जिस तरीके से महिलाएं सशक्तिकरण की बात हो रही है, महिलाएं आगे बढ़ रही है, मेरा मानना है कि आज के समय में वो सारी पार्टियां भी जिन्होंने पास्ट में इसका विरोध किया था उसका खुल के विरोध नहीं कर सकते। लेकिन सरकार की भी अपनी मजबूरियां हैं किसी भी लॉ को पास करने में। जैसे कि सरकार आज जब ये लॉ को लेके आई है तो सरकार चाहती होगी कि इसको एज सून एज पॉसिबल हम इंप्लीमेंट करें। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जो डिलिमिटेशन प्रोसेस है, पहले क्या होता था, जब संविधान बना था तो कहा गया कि हर 10 साल में सेंसस होगा, सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन प्रोसेस होगा, उस आधार पे जो सीट्स है, नंबर ऑफ सीट्स, चाहे वो लोकसभा की हो या विधानसभा की हो, बढ़ेंगी या घटेंगी। 1976 में पहली बार इंदिरा गांधी की सरकार ने 42nd अमेंडमेंट लाके उसमें प्रोविजो डाला। प्रोविजो में कहा गया कि नहीं, अब हर 10 साल में नहीं करेंगे क्योंकि फैमिली प्लानिंग को भी हमें प्रमोट करना है। अगर ऐसे बढ़ता गया हर 10 साल में तो कुछ स्टेट्स हो सकता है ज्यादा पॉपुलेटेड हो जाएं इन ऑर्डर टू गेन मोर नंबर ऑफ सीट्स। इसलिए उन्होंने पहली बार प्रोविजो लाया। 2000 में भाजपा की सरकार में दूसरी बार उसमें लाया गया और कहा गया कि
क्योंकि फैमिली प्लानिंग और उस समय काफी जोर शोर से बीजेपी ने किया था, तो उस समय कहा गया कि 2026 तक हम इसे रोकते हैं, फ्रीज करते हैं इन ऑर्डर टू हैव अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। और वही 2026 की बात आज लोकसभा में हमने सुनी है। तो कोई भी अगर ये कहे कि आपने इमीडिएट क्यों नहीं किया, तो वो इस बिल के खिलाफ है, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। ये पहली बात क्लियर है। दूसरी बात की आपको एक बात और समझना पड़ेगा, यानी वो चाहता है कि बिल आए लेकिन पास ना हो, अटक जाए, इसलिए इस तरह की तर्क दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे चैलेंज हो जाए, और एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे चैलेंज हो जाएगा तो गया लंबा, और जो महिला डेवलपमेंट या महिला के सशक्तिकरण की बात हो रही है वो नहीं हो पाएगी। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंदिरा साहनी के जजमेंट से लेकर और अभी ईडब्ल्यूएस कोटा के जजमेंट तक एक बात आपको स्पष्ट और समझना पड़ेगा, किसी भी वर्ग को आप रिजर्वेशन कब दे सकते हैं, जब आपको देखना होगा कि वो सामाजिक तौर पर पिछड़े हैं। अब यहां पे बात हो रही है लोकसभा और विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन की। इसमें एससी एसटी को रिजर्वेशन हमेशा से है, क्योंकि उनके पिछड़ेपन का कोई डाउट नहीं है किसी को, और 1950 से मिला हुआ है। जहां तक ओबीसी की बात है या ईडब्ल्यूएस की बात है, तो शैक्षणिक आधार पे हो सकता है वो पिछड़े हो, या प्रोफेशनल के हिसाब से हो सकता है पिछड़े हो, और इसलिए उन्हें रिजर्वेशन मिला, मंडल कमीशन बना उसके आधार पर। लेकिन ऐसा कोई कमीशन अभी तक नहीं बना है जिन्होंने ये कहा हो कि ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में या विधानसभा में कम है। तो जब तक ऐसा कोई कमीशन ये नहीं कहता है, जब तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं हो गवर्नमेंट के पास, इस तरीके का रिजर्वेशन लाया जा ही नहीं सकता। तो इस तरीके का जो डिमांड है वो गलत है, और इसको प्रूव करने के लिए आई विल टेल यू, सोनिया गांधी जी का खुद का वक्तव्य है 2010 में, जिसमें उन्होंने कहा था कि पॉसिबल नहीं है ला पाना, और इसीलिए प्रोबेबली उन्होंने राज्यसभा पे पास होने के बाद भी इस बिल को लोकसभा में नहीं ला पाए। जानकारी के लिए बता दूं कि 1990 में, 90 के दशक में, 1990 में 6 सितंबर 1990 का राजीव गांधी जी का एक बयान है जिसमें उन्होंने ओबीसी आरक्षण का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि ओबीसी ये पिछड़े हुए नहीं होते, इसलिए उन्होंने ओबीसी आरक्षण का विरोध किया था 6 सितंबर 1990। तो राजनीति कैसे बदलती है दरअसल वक्त के साथ। इनफैक्ट इसमें 2 पॉइंट और है। आप देखिए कि ओबीसी मुख्यमंत्री या ओबीसी मंत्री ऑलमोस्ट हर स्टेट्स में मिल जाएंगे। मंत्री तो हर स्टेट में मिलेंगे, मुख्यमंत्री भी काफी सारे स्टेट में मिलेंगे, और शुरू से आखिरी तक मिलेंगे। और दूसरी बात, जिस राजीव गांधी जी को आज श्रेय देने की कोशिश की जा रही थी कांग्रेस के द्वारा पार्लियामेंट में विमेन इंपावरमेंट को लेके, उसी राजीव गांधी जी ने 180 रुपए के लिए शाह बानो जजमेंट को पलट दिया। 180 रुपया मिल रहा था उसको साल भर का, और उसको पलट दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। तो मुझे लगता है कि ये हिपोक्रेसी है। ओके, मुझे एक ब्रेक लेना, लेकिन एक बात और, क्योंकि ओवैसी साहब की याद आई तो मुझे एक बात और याद आई। ये जो ओवैसी साहब और ये जो मुस्लिम जो महिलाओं के और मुस्लिम जो आबादी के जो झंडा बरदार बनते हैं ना, आज जो मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने 3 तलाक को लेकर जब लड़ाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि महिलाओं के पास बुद्धि कम होती है। तो जो लोग कहते थे कि महिलाओं के पास अकल नहीं होती, बुद्धि नहीं होती, आज कह रहे हैं कि कोटे में कोटा दो महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण के लिए। तो मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण तो महिला आरक्षण में शामिल है ही, सभी को आरक्षण मिलेगा। सवाल यह कि राजनीतिक पार्टियां टिकट देने की शुरुआत तो करें। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद लौटूंगा, क्योंकि 24 के चुनावी जंग में यह एक बड़ा मुद्दा रहेगा। इसलिए हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि इस मुद्दे को वो अपना बताए और इस बिल को, महिला आरक्षण को अपना बताए और कहे कि ये हमारा है। तो इसका मतलब 24 की लड़ाई में एक बड़ा मुद्दा होगा। पर बाजी किसके पास जाएगी, इस पे बात करूंगा इस ब्रेक के बाद। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण, मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान।
अगर छोले माने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। दो टूक आप देख रहे हैं, लोकसभा से पास बना इतिहास, इसी पे चर्चा कर रहे हैं। और महिला आरक्षण का मामला जो है ये इतना दरअसल हीटअप है, इतना ये गरमाया हुआ मामला है कि हमें समय का भी एहसास नहीं हुआ। 10 बज चुके हैं। लेकिन जल्दी से आज मैं अपने अगले कार्यक्रम से 2-3 मिनट चुरा लेता हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि महिलाओं को इतना हक तो मिलना ही चाहिए। जल्दी से मैं पूछता हूं आर बाग जी, ये जो 50% की बात की जा रही है, क्या ये एक चुनावी जुमला है? बाग साहब नहीं, बाग साहब मुझे खबर लगी चले गए। ओके, डॉक्टर रत्ना पांडे, क्या आपको लगता है कि चुनावी लड़ाई जो है इसी पर होगी और इसको लेकर ये होड़ की लड़ाई चल रही है, मेरा है? बहुत संक्षेप में। हाँ सर, ये एक दूसरे क्रेडिट लेने की जो बात है उसमें मुद्दे को डाइल्यूट किया जा रहा है, खुशी के माहौल को डाइल्यूट करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा मैं मानती हूँ। क्योंकि जो है अभी वर्तमान स्वरूप है वो बिल सफिशिएंट है, ठीक है। कानूनी पेश के कारण अगर वो 29 में आफ्टर डिलिमिटेशन आता है, इवन देन इट शुड बी वेलकम बाय एवरीवन। और मैं बार बार ये कहूंगी कि पुरुष वर्ग को आगे आके अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि हमें हमारा संवैधानिक अधिकार बहुत सहजता से ट्रांसफर हो सके। ओके, आपने पुरुषों की बात की, जल्दी से संधि 30 सेकंड। मैं बिल्कुल ये बात नहीं मानता हूं। मेरा मानना है कि पुरुष वर्ग बिल्कुल सपोर्ट में है। इनफैक्ट आज लोकसभा में देखिए तो जितने लोगों ने इसके सपोर्ट में वोट किया है, या आप सोशल मीडिया में देखेंगे तो मेरा मानना है पुरुष वर्ग कभी भी इसके विरोध में नहीं है। हालांकि जो प्रधानपति की बात की, देखिए प्रधानपति में जो महिला जीतती है उनके पति उनको रोक रहे हैं, तो आप परिवार को रोकने के लिए, परिवार को क्रिटिसाइज करने के लिए पूरे समाज के पुरुषों के खिलाफ समय बिल्कुल नहीं। लेकिन अनिला जी, आखिरी बहुत संक्षेप में, ये बार उठ रही है कि भाई इसके लिए स्पेशल सेशन की क्या जरूरत थी? ये तो आप पहले पारित करा लेते क्योंकि 29 में होना है। तो कहीं ना कहीं चुनावी इसका फायदा लेने की कोशिश में है बीजेपी। देखिए, अगर मैं भारतीय संस्कृति की बात करती हूँ तो यत् नारीस्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, नई शुरुआत, नया पार्लियामेंट, शुभ मुहूर्त, महिला बिल से स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है। तो इससे अच्छी पहल क्या हो सकती थी? भाई ये लोग तो पार्लियामेंट कहाँ चलने देते हैं? कभी पार्लियामेंट में कोई चर्चा होने देते हैं? केवल खर्चा होने देते हैं। जब विंटर सेशन होता तो वहां पे भी एक नया तमाशा लेकर खड़े हो जाते। बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन है, बहुत द्रुत समय पे किया गया है। मैं सैल्यूट करती हूँ नरेंद्र मोदी जी को उनकी इस पहल के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तीनों मेहमानों का। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा जो है उनकी सरकार ने राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया है। जो बिल, जो कानून 27 साल से लटका हुआ था, आज उसे लोकसभा में पारित करवा लिया गया, एक इतिहास बन गया है। लेकिन अभी कल की प्रतीक्षा है, कल उम्मीद है, इस बात की पूरी उम्मीद है कि राज्यसभा में भी यह पारित होगा और महिला आरक्षण का सपना जो है सच होगा और संसद में, विधानसभाओं में 33% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी। लेकिन दो टूक में आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।